हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो कि स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आज इस टॉपिक के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम इन डेप्थ में और हम ये सब करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए आपका सबसे बेनिफिट होगा, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए या सिविल सर्विसेज के अलावा भी कोई एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले मैं आज की जो टॉपिक है इसमें आप यूँ कह सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी जा रही है, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैपिंग जियोग्राफी की बात होती है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये जब कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है तो हम एक पर्टिकुलर धारा में बहते चले जा रहे हैं और चले जाते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं, और हमें बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था और हमें थोड़ा-सा पीछे ही रहना चाहिए था, जिससे हम अपने सिलेबस को होलिस्टिक तरीके से कवर अप कर लें। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जनरली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहेंगे कि चलो ज्योग्राफी का मैपिंग का सवाल कर लीजिए। बहुत से ऐसे हैं कहेंगे आईआर का है, इसको तैयार कर लीजिए। कोई लोग होंगे कहेंगे कि ये करंट अफेयर्स का जनरल एक नॉलेज हो जाना चाहिए, बट ये कंप्लीटली आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज जो बताऊँगा उसके बारे में थोड़ा-सा मैं करंट में बताऊँगी कि न्यूज़ क्या है। देखिए, अभी क्या है, रसीना डायलॉग हो रही है। एक डायलॉग होती है इंडिया में हर 1 साल। वहाँ पे बहुत से ऐसे कंट्री आए हुए हैं जो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्पेशली हम बात जब कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूरोपियन के कुछ कंट्री है, यूरोप के कुछ ऐसी कंट्री हैं जो भारत में हैं और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है विश्व में। केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, विश्व की कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। और ये पूरे विश्व को एक आईना दिखाते हैं कि नहीं, आप कैसे जो कि विकास करिए, डेवलपमेंट करिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ हद होती है, कुछ चीज़ों की हद होती है, जब हद उस गुजर जाते हैं तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कुछ लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करने का भी एक सीमा होता है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग कैपेसिटी अच्छे और बुरे कर्मों की होती है। जब वो सब कुछ हो जाता है उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि देखिए, अच्छे काम भी एक समय तक किया जाता है या बुरे काम को भी ज़्यादा समय तक नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए कलिंग का वार के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें अशोक सम्राट अशोक के बारे में, उन्होंने इतने बड़े कलिंग का वार लड़ा और उसके बाद उन्होंने शांति का दूत बनने के लिए तैयार हो गए और बने भी, और पूरे विश्व को एक उपदेश बौद्ध धर्म के बारे में देना शुरू किया। कहा कि नहीं, शांति ही सब कुछ है। नहीं तो उससे पहले, कलिंग के वार से पहले, कलिंग जैसे वार और उससे पहले भी कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 100 ब्रदर्स थे उनके, उनको भी मौत के घाट उतार करके उन्होंने शासन किया। जब उन्होंने सब कुछ प्राप्ति कर लिया तो उनको लगा कि सब कुछ नहीं। ऐसे बुद्ध के बारे में भी अगर बात की जाए, जैसे कहा जाता है कि जब वो बचपन में पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उनके पिताजी जो थे उन्होंने बहुत से पंडित ज्ञानियों को बुलाया और उनके भविष्य के बारे में कुछ उनकी कुंडलियाँ दिखाने की कोशिश किया। बट जो सबने कहा उसमें कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ। जिसने कहा कि नहीं, ये विश्व पे राज करेगा, लेकिन तलवार की धार पे राज करेगा कि या फिर अपने विचारों से राज करेगा, ये तो समय बताएगा। तो वैसे ही जो इस कंट्री के यहाँ पे मैप पे देख रहे होंगे, हल्का-फुल्का आपको नज़र और जो है कि एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि हम किस कंट्री की बात करेंगे यहाँ पे। ये विश्व की वो कंट्री है जो सभी सीमाएँ पार करके सभी उपलब्धियाँ प्राप्त कर लिया है। जैसे आर्थिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, या मानसिक संतुलन की बात करें, या फिर किसी और भी तरीके पैरामीटर में आप इनको अगर आज़माएँगे तो विश्व में सबसे सर्वोच्च स्थान पे ये आते हैं। चाहे मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, या फिर जेंडर गैप इंडेक्स होता है, इक्वलिटी की बात कर करी जाए, या फिर किसी और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में ये जो कि सबसे ज़्यादा अव्वल क्लास में आते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आए तो उसमें भी ये टॉप करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आए उसमें भी ये टॉप करते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब कंट्री है ना, इनके लेकर के। तो आज यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूज़ में क्या है उसको, फिर उसके बाद ये जो वर्ड होता है नॉर्डिक कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री होता है, बाल्टिक कंट्री होता है, बाल्टिक सागर होता है, ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है, के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ द हिंदू में बहुत ही
अच्छा आर्टिकल्स आया हुआ है यहाँ पे लेकर के कई लोगों ने लिखा हुआ है, बट हम ये नहीं डिस्कस करेंगे किसने क्या लिखा है। बस हम इतना बात करेंगे कि वास्तव में हमारा एग्जाम्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल हो रहा है। देखिए, जनरली अगर यहाँ बात करें, आप जो हेडिंग दिखी लिखी गई है, द NB8 की बात कर रहे हैं, विजिट टू इंडिया करेंगे, और इनका फोकस होगा किस पे, कोऑपरेशन पे एंड ट्रस्ट पे, ये लेकर के बातें करेंगे। दूसरी तरफ अगर और भी विश्व में कुछ स्थानों पे देखा जाए, जैसे यूक्रेन रीजन में, यूक्रेन रसिया का जो वार चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पूरा होने जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें पीछे चल कर के, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी जब बात करते हैं, मतलब वार चल रहा है, और उस दरमियान ये वो कंट्री NB8 का मतलब है नोर्डिक बाल्टिक कंट्री, और इन नॉर्डिक एंड बाल्टिक कंट्री में 8 कंट्री आते हैं, हम उनको अभी लिस्टेड करेंगे, बताएंगे आपको। तो इस विश्व के इस उथल पुथल में, ठीक है, विश्व के उथल पुथल में ये कंट्री क्या विश्व को एक शांति के मार्ग पे या पीस फुल, या विश्व को आगे बढ़ाने में ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा फोकस। ये जब इंडिया में फोकस कर रहे हैं तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इंडिया में जब आ रहे हैं तो ये यूरोप की बात क्यों करेंगे। बात समझ रहे, क्यों ना करा जाए। इंडिया के आ रहे हैं तो इंडिया में विश्व के लीडर आकर के विश्व के बारे में बात क्यों ना करे। क्यों? क्योंकि इंडिया विश्व की उन सभी महाशक्तियों में से अभी एक होता है, जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया, वैसे इंडिया भी है एक आर्थिक विकास के या इकोनॉमिक कैपेसिटी को लेकर के, या पॉपुलेशन को, या मिलिट्री साइंस, हर सेक्टर में इंडिया टॉप 5 कंट्री में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है इन सभी चीज़ों को लेके। तो कहने का मतलब है, तो इस वजह से इंडिया जो लोग विजिट कर रहे हैं, इस वजह से ये बात करेंगे कि भाई आगे। और भारत ने बहुत अच्छा और बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में, डायरेक्शन में अपना स्टैंड लिया है। ये नहीं कहा कि रसिया पे बैन लगाना चाहिए, ये भी नहीं कहा कि यूक्रेन पे वार करना चाहिए। उसने बीच का मध्यस्थ या मीडिएटर की तरह काम किया, और अपना जो फॉरेन पॉलिसी को एक न्यूट्रल वे में लेकर के रखा उसने। तो यहाँ पे जो अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इस कंट्री को लेकर के कि वास्तव में ये कौन सी कंट्री है। जैसे रिसेंट में क्या है कि जो अभी रायसीना डायलॉग चले, हम अलग से इसको भी बात करेंगे। रायसीना डायलॉग क्या होता है अलग लेक्चर में बताएंगे आपको। पहला ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिशमेंट किया, रायसीना का मतलब क्या होता है, किसी आदमी का नाम है या एनिमल का नाम है, ये अलग टॉपिक है। बट इतना जरूर है कि अभी रासीना डायलॉग हुई है, और उसमें 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री जो कि पार्टिसिपेट किए। यहाँ पे एन का मतलब होता है नॉर्डिक, नॉर्डिक नॉर्डिक कंट्री है। अब बी का मतलब होता है बाल्टिक, क्या है, बाल्टिक। और नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री को मिला करके टोटल 8 ऐसे देश हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, 8 कंट्री जो नॉर्डिक बाल्टिक हैं, फिर हम बाद में ये भी बात करेंगे बाल्टिक कंट्री कौन है, नॉर्डिक कंट्री कौन है। अभी तो दोनों का कंबाइन कर रहे हैं। तो ये कंट्री का नाम है डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, आइलैंड आइसलैंड है, लाटविया है, लिथुविया है, नॉर्वे है एंड स्वीडन है। इनको हम मैप में भी जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नो डाउट चलेंगे, मैप पे भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इन 8 कंट्री का नाम याद कर लेना और लिख लेना अपने नोटबुक में। यहाँ पे अगर ऐसे बात किया जाए तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, NB8 अभी न्यूज में था, ये क्या है, ठीक है। तो या भी ये भी पूछ सकता है NB8 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो ये यहाँ पे कर सकते हो आप इनको। अब इसी में एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अलर्ट होइएगा। अगर हम कहें कि बाल्टिक कंट्री ही कौन है, बस उनके बारे में का बात कर लिया, तो देखिए लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये 3 कंट्री यहाँ फिर लिख रहा हूँ मैं, कौन से हैं, लाटविया, लाटविया, लिथु लिथुआनिया, लिथुआनिया एंड इस्टोनिया, इस्टोनिया। ये 3 कंट्री जो है कि आप बाल्टिक कंट्री के रूप में जानते हैं। किसके कंट्री के, बाल्टिक रूप में। और बाल्टिक कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ये पता है
कि बाल्टी एक सी भी है और वहाँ पे इनका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, दैट्स वाई वी कॉल द बाल्टिक कंट्री। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आप आर ओ एरो का पेपर हुआ होगा तो उसमें पूछा हुआ था, मैपिंग से कई सवाल पूछे थे, उसमें अरब पेनिनसुला के बारे में पूछा था कि अरब पेनिनसुला कौन कंट्री इसमें पार्टिसिपेट या फिर इसका पार्ट है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है गल्फ कंट्री कौन कौन सी हैं, पूछा भी है। तो इस वजह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए बाल्टिक कंट्री कौन सी, LLA, या फिर ये बोल सकते हो लेल, जैसे लाथवानिया, लाटविया एंड इस्टोनिया। एक अब आपको कहेंगे कि तो फिर नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, जो 8 में से 5 बची हुई है उनका क्या है, वो आपका फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन। ये 5 कंट्री को मिला करके हम आइडेंटिफाई, एक डेनमार्क है, क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्री। अब देखिए ये पूरे विश्व में अच्छे मतलब अपने आप को करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जितनी भी इनका अपना एक बोल सकते हो कि अपना एक का ग्रुप है, ग्रुप का मतलब कुछ अगर हम संगठन बनाते हैं तो कुछ सिमिलरिटी होती है, वैसे ही जो नॉर्डिक बाल्टिक 8 हैं कंट्री, इनकी सिमिलरिटी क्या है, ये हिस्टोरिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सोशली कनेक्टेड हैं, इकोनॉमिकली कनेक्टेड हैं, फिर उसके कल्चरली और जियोग्राफिकली ये एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे से भिन्न है। जैसे भारत की, अखंड भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो सबकी सिमिलरिटी, लेकिन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें कई कंट्री आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। पाकिस्तान आपका, फिर बांग्लादेश, ये लोग मिला करके ये पार्ट हैं किसका, इंडिया कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का। दूसरी यह भी चीज़ है कि ये जो नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री हैं, ये देखिए G20 और उसके बाद G10 जो ग्रुप है, में पता है G20 में इंडिया भी पार्ट है उसका, G10 में हालांकि नहीं है, लेकिन जो G20 है, G10 है, इसमें ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री भी इसके पार्ट हैं। और दूसरी तरफ यह भी हमें पता होना चाहिए कि ये, मैंने पहले भी जिक्र किया था, इनकी आर्थिक, इकोनॉमिक जो बोलते हैं, सोशली, कल्चरली, एजुकेशनल जो भी है, बहुत ही एडवांस लेवल पे है। ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, ये हमेशा हर पैरामीटर में हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ से भारत अपने आप को कुछ सीख सकता है कि वो किस किस लाइन से, किस किस पैरामीटर से ये आगे बढ़े हैं, हम वहाँ से जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम और बात करते हैं तो आवर कंट्री आल्सो शेयर द डेमोक्रेसी राइट एंड ह्यूमन। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्री हैं, ये एक तरह से डेमोक्रेसी द ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। और इन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी अपना विश्व में अपना रोल प्ले किया है ह्यूमन राइट्स को लेकर के, डेमोक्रेसी। इंडिया एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें ऑटोक्रेसी की जैसी कोई गुंजाइश नहीं है, और जो ह्यूमन राइट्स है उसके लिए हमेशा सहयोग करता आया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि डाइवर्स लिंक विथ इंडिया, ठीक है, डाइवर्स लिंक की अगर हम बात करें क्या क्या लिंक्स है, तो जनरली देखिए इनका क्या, इनोवेशन के सेक्टर में ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो काम करते हैं उसमें बात करिए। फिर उसका मरीटाइम जो, या फिर जो ओशन पानी है वहाँ पे, जिसको इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं या अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, उसमें इनके साथ कोऑपरेट करता है। हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में ये अच्छे से काम करते हैं इंडिया के। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, फिर उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बात करते हैं। फिर स्पेस कोऑपरेशन में भी बात करते हैं, जैसे साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत से, इस कंटिन्यूएंट कंट्री में, नॉर्डिक कंट्री में जा करके वहाँ पे अपना एडुकेशन भी कंप्लीट करते हैं। कल्चरली भी काफ़ी कनेक्टेड है इंडिया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे चलकर टूरिज्म, टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं टूर एंड ट्रैवल के लिए जाते हैं, जो कि आप बोल सकते स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्डिक कंट्री के पार्ट में करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया और नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अगर हम बात करते इन द टाइम ऑफ द जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, सिक्योरिटी, नॉर्डिक कंट्री एंड द इंडो पैसिफिक इंटरलिंक,
मतलब ये है कि एट एट प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो जो आप बोल सकते हो ईस्टर्न यूरोप है, रसिया का जो पार्ट है ब्लैक सी है, उस रीजन में आप देखेंगे तो बहुत से उथल पुथल मचा। और इसी बीच आप देखेंगे जो गल्फ कंट्री या फिर मिडल ईस्ट एरिया है, इजराइल, फिर उसके बाद पलेस्टाइन, फिर उसके बाद आप सीरिया, टर्की, ईरान, इराक देखें, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। तो उस कंडीशन में ये कि एक अलग अल्टरनेटिव रूट को जो कि ये अपना सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे इम्पैक्ट ऑफ द वार अगेंस्ट जो है कि यूक्रेन के देखिए, जब दो साल 2.5 साल पहले रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और वो वार आज भी चल रहा है। और वार की वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल अब विश्व की सप्लाई आपूर्ति चैन था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो यूक्रेन का पार्ट पड़ता है, रसिया का पार्ट है जहाँ पे वार चला है, वो ब्लैक अर्थ के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लैक ब्लैक अर्थ। ब्लैक अर्थ का मतलब ये नहीं कि काली पृथ्वी है, ऐसा नहीं। वहाँ पे जो वीट होता है ना, वीट का मतलब जो गेहूं है, गेहूं जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे सप्लाई। और जब वहाँ पे वार चल रहा है तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगी? तो सप्लाई चैन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। इसके बाद अगर हम पीसफुल वहाँ की बात करते हैं जो यूक्रेन के लिए, तो इंडिया और नॉर्डिक कंट्री मिल करके बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा ये था न्यूज कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे जो नॉर्डिक कंट्री हैं, नॉर्वे कंट्री हैं, ठीक है, बाल्टिक कंट्री, उनके बारे में बात। यहाँ पे कई से मैंने पिक्चर्स को एक साथ क्लॉज बना करके बना रखा है, बट डोंट वरी, हम आपको लेकर के चलेंगे, सबसे पहले एक एक चीज़ दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपको बाल्टिक सी दिखिएगा, फिनलैंड, फिर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुया, फिर उसके बाद पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर होने वाला नहीं है, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी, यहाँ से हल्का फुल्का होगा। तो डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसे रास्ते से लेकर के चल रहा हूँ अब, जहाँ से आपको बड़ा आसान होगा आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले वर्ल्ड का मैप ओपन करूंगा, और मैप ओपन करने के बाद पहले पूरा कॉन्टिनेंट की बात करूंगा, फिर यूरोप में चलूंगा, यूरोप में फिर इस नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री जो है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम, वास्तव में है क्या और ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे संयोग से विश्व का ही मैप जो कि ओपन हो गया, कोई बात नहीं, और हम इसको और अच्छे से अभी स्टडी करेंगे। तो हम पॉलिटिकल फिजिकल मैप के बारे में बात करते हैं कि कैसे है क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले तो पूरे विश्व का जो मैप है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा नज़र दौड़ाइएगा क्योंकि बड़ा ही ज़रूरी और अच्छा टॉपिक है, तब इस वजह से हम आगे करें। यहाँ पे आपको देखिए पूरा विश्व का मैप दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन करके क्या बता रहा हूँ आपका, ये क्या है, ये आपका नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, जिसको उत्तरी अमेरिका के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब ये आपका जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये आपका साउथ अमेरिका है, जिसको दक्षिणी अमेरिका के नाम से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये आपका दरअसल पड़ जाता है अफ्रीका। क्या बोलता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसको हिंदी में भी अफ्रीका के नाम से ही जाना जाता है। चौथा जो कॉन्टिनेंट पड़ता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और हिंदी में भी इसको ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं। इसके बाद आपका एक आता है यूरोप, जो आज हमें डिस्कस करना है। ये आपका यूरोप है, हिंदी में भी इसको यूरोप के नाम से ही जानते हैं। और एक और पड़ता है जो इसी से सटा हुआ है, इसमें इंडिया भी इसका पार्ट है, इसको एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो एक पड़ता है यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट है। कौन है? नॉर्थ अमेरिका, एक सेकंड फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक हो गया। ठीक है, तो इस आधार पे हम इसको इंडिकेट करते हैं, बट आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, ये आपका यूरोप है। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेट करना चाहूँगा, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हम एक एक वन बाय वन अगर हम चलते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी चीज़ों को आगे करने के लिए। तो इस वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए।
ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे हम यूरोप कॉन्टिनेंट में चलें, ये आपका यूरोप, यूरोप और एशिया को मिला करके हम, जैसे यहाँ से लेकर के ये पूरा मिला करके हम यूरेशिया, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूरेशिया के नाम से हम वो बुलाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। यूरेशिया से अगर पूछ दिया जाए तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट है, आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, दरअसल बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। हम एक एक कॉन्टिनेंट में यूरोप में सीधा चलेंगे, कहने का मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप कहाँ पे है। यूरोप मिल जाता है तो बेटर है, ठीक है, ओके। यूरोप हमें मिल जाता है और यूरोप कॉन्टिनेंट को हम अच्छे से देखते हैं, फिर वहाँ पे लोकल मैप पे चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा है, इसमें आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, हम क्या बात करेंगे, हमने कहा कि नॉर्डिक बाल्टिक एट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आना चाहिए बाल्टिक कंट्री। यूरोप का है मैप, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, बाल्टिक सी है, ठीक है। और बाल्टिक सी से हम ये देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कौन कौन से ऐसी कंट्री हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर इससे टच करता है। तो सबसे पहले हम उन 3 कंट्री का नाम जानेंगे जो बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, जैसे आपका इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ये 3 कंट्री हमने जिक्र किया था NB8 में। अब यह हम बात करेंगे यहाँ पे लेकर के कि वास्तव में ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कौन कौन सी कंट्री इससे लगती है। तो सबसे पहले देखिए, स्वीडन का भी लगता है, फिनलैंड का भी लग रहा है, ये 3 कंट्री का तो लग ही रहा है। फिर पोलैंड का भी लगता है, लेकिन रसिया का मेन पार्ट नहीं लगता है, लेकिन रसिया के एक छोटा सा कलिंगटम करके एक पार्ट है, वहां से लगता है, टेरिटरी है। जैसे मान लीजिए इंडिया का अंडमान निकोबार है ना, मेनलैंड से नहीं लगता है, लेकिन लगता तो है ना इंडिया का टेरिटरी, वैसे इसका है पार्ट लेकर के। दूसरी तरफ अगर हम और बात करेंगे तो आगे चल करके हम इसको, तो ये कंट्री के बारे में हमने बात किया कि नहीं, जो जो कंट्री लगती हैं एक बार फिर से हम इसको जिक्र करेंगे। जिक्र क्या है आपका, स्वीडन लग रहा है, फिनलैंड लग रहा है, इस्टोनिया लग रहा है, लाटविया लग रहा है, और फिर उसके बाद लिथुआनिया लग रहा है, ठीक है, और पोलैंड लग रहा है। और ये जो इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये तीनों एज ए बाल्टिक कंट्री के रूप में जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक सी से इसका पार्ट लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैं अगर चाहूँ आपसे और आगे चल करके बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स क्या है, कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री है, जिसके स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्री एंड बाल्टिक कंट्री के रूप में देखेंगे। यहाँ पे आप इंडिकेशन देंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में, देखिए ऐसे क्रॉस किया है, स्कैंडिनेवियन में आपका नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आएगा, डेनमार्क, ये 3 कंट्री आ जाएंगे। और गल्फ उसकी बात करें हम, बाल्टिक सी की, तो बाल्टिक सी में देख सकते हो लिथुआनिया, यहाँ पे इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री यहाँ पे ये टच करते हैं बॉर्डर। दूसरी तरफ अगर हम और आगे आपको चल के बात करें, यहाँ पे देख सकते हो ये कंट्री है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक नोट्स बना रखा है मैंने, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए सबसे पहले अगर नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक कंट्री के बारे में हम बात करें तो ये कंट्री का फिर से हम नाम रिपीट करते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, इस्टोनिया, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन की बात करें। दूसरी तरफ अगर इन्हीं 8 कंट्री में से 3 कंट्री सेलेक्ट कर ले, जैसे इस्टोनिया, फिर उसके बाद लाटविया एंड लिथुआनिया, और इन कंट्री को हम एज ए बाल्टिक कंट्री के रूप में करते हैं। बाकी जो 5 कंट्री बच रहे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, फिर आइसलैंड, फिर उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्डिक स्टेट के रूप में जानते हैं। और दरअसल ये एक ऑटोनॉमिक जो टेरिटरी है जिसको फारो आइलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फारो आइलैंड। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा फारो आइलैंड जो है क्या ये नॉर्डिक कंट्री है, इससे बिलोंग करती? जी हाँ, कौन करता है? फारो आइलैंड है। देखिए FAROE, फारो आइलैंड जो है ये ग्रुप है, वहां पे एक कंट्री, कौन कौन सा? नॉर्डिक कंट्री, जो 5 है। दूसरी तरफ ये ऑटो एक रीजन है जिसको, ठीक है, अलांड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलांड रीजन है ये, जो कि नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्री का जो कि रिप्रेजेंट करता है।
पहली चीज, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन बल्क हो रही है। दूसरी चीज यह भी यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन में आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में। फिर यहाँ पे मैं आपको मैपिंग दिखा रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ पे देखिए आइसलैंड यहाँ पे है, फिर उसके बाद नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, लटविया, लिथुआनिया है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेनमार्क, इनको मिला करके हम स्टडी करते हैं बाल्टिक सी। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसको अगर आपको और आसानी से करना है तो आप नोट्स बनाइएगा ऐसे। सबसे पहले आप NB8 लिखिएगा, कौन कंट्री है, फिर नॉर्डिक अलग करिएगा, बाल्टिक कंट्री अलग करिएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ आप बाल्टिक बाल्टिक सी के बारे में भी बात कर लीजिएगा, और इसी के साथ आप जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में आप इंडिकेट करिएंगे। तो ये बेटर होगा आपके लिए कि नहीं, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं, राइट। तो कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और जरूर लोगों को बताइए कि नहीं ये इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं मैपिंग, और जो कि आपका GS भी कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में इतना, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।